इन्होंने दी। आप सारे देहरा से हैं मोस्टली, और देहरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही एरिया है और एडजॉइनिंग आपका ऊना पड़ जाता है। वैसे ऊना में बिल्कुल चेंज है। चेंज का मतलब ऊना में अभी आलू की बिजाई शुरू हो गई है, पता है आपको ना, जिसको हम बोलते हैं अगेती फसल, जिसको कच्ची फसल, जो आपको दीपावली के समय में जो आलू आप खाएंगे वो ऊना का ही आलू होगा। पूरा नॉर्थ इंडिया ऊना का ही आलू खाता है। तो एक तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप लोग से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अड़ोस पड़ोस से नहीं पूछना है, आप अपने से जो प्रश्न है, जो आपको रियली में आपको जानने के लिए उत्सुक है, तो डेफिनेटली है कि एक एक प्रश्न आप करेंगे, कोशिश करूँगा मैं उनका उत्तर दूँ। सर आपके बैठ के सर, बिल्कुल। लहसुन वगैरह जो है अभी लगना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी थी। लहसुन के बारे में जानकारी ये चाहते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? गुरविंदर, उपिंदर। लहसुन हमारे यहाँ आजकल बहुत बढ़िया फसल है, हिमाचल प्रदेश का। और आपको पता होना चाहिए कि आज पिछले 4-5 साल का अगर डाटा देखें तो लहसुन जो है वो 500 रुपये किलो तक कॉस्ट, अभी मार्केट में प्राइस 300-350 रुपये है। जबकि अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। और अभी 400 हो गया ना। अभी सितंबर है और अभी ये नया लहसुन कब उखड़ेगा? अप्रैल मई में उखड़ेगा। तो सोच लिए अभी 6 महीने हैं, तो जिस किसान के पास लहसुन होगा वो तो राजा हो जाएगा। तो 400 रुपये किलो वाला उगाने वाला चीज के पीछे कोई नहीं पागल हो रहा है, हम पागल हो रहे हैं। 10 रुपये 15 रुपये वाले किलो की चीज को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तो लहसुन के बारे में हम पूरा कल्टीवेशन आपको हम बताएंगे इसके सेशन के बाद। बिल्कुल। आप सर? डेयरी के बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए सर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई प्रश्न हो आपका जो आप खेती से संबंधित करना चाहते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। डेयरी को मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि राइट ऑफ नेट एग्रीकल्चर का हिस्सा है, और डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाइए आप। अगर आप डेयरी फार्मिंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि डेयरी फार्मिंग टोटली अपने पूरी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, एक आदमी पे नहीं डिपेंड करता है वो। डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए ये आपको सोचना है। आप दूध को 30 रुपये बेचना चाहते हैं कि दूध को 50 रुपये बेचना चाहते हैं, कि दूध का रेट आप 200 रुपये लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। बहुत सारे लोग दूध का उत्पादन करवाते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह पाल रखी है, लेकिन वो 30-35 रुपये जो सोसाइटी वाले होते हैं उनके पास जाके बेच देते हैं। अब वो चीज़ें फिर बेरका में जाता है या अमूल में जाता है या कहाँ जाता है, फिर उसका रेट कैसे कैसे क्या होता है, वो डेट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि डेयरी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कच्चा दूध ना बेच करके अगर प्रोसेस्ड दूध बेचें, आप दूध से बनी हुई घी बेचें, दूध से बना हुआ दही बेचें, या दूध से बने हुए मक्खन बेचें, वो ज़्यादा, या खोआ बेचें। अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेते हैं और गांव के लोगों का ही दूध आप इकट्ठा कर करके या उनसे ले करके आप इनको प्रोडक्ट को बना करके कोई एक सोसाइटी बना करके, एक गाँव का ही, बहुत ज़्यादा गांव की जोड़ने की, हमने 500 लीटर दूध का या 300 लीटर दूध या 200 लीटर दूध का हमने डेली प्रोडक्शन करना है, तो डेफिनेटली है कि आप प्रॉफिट कई गुना तो अपने घर में ही बढ़ा सकते हो। डेयरी फेल क्यों हो जाती है? जब हम 30-35 रुपए किलो बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, जब हमें फैट देख करके दूध का पैसा मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि डेयरी फार्मिंग को अगर आप करना चाहते हो तो डेयरी की ट्रेनिंग ले लो आप। कौन से पशु पे कैसा है। डेयरी फार्मिंग में रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हमको हमारे हाथ में कितना है और हमारे हाथ से बाहर कितना है, जिसको हम अपने पास ला सकते हैं। हम दूध को 30 रुपये ना बेच करके 1 किलो दूध से अगर हम 250 ग्राम खोआ बनाते हैं और खोआ 500 रुपये किलो अगर बिकता है शुद्ध खोआ, तो उसका दाम 100 रुपया हो गया। तो हम अगर 30 रुपये बेचें कि हम उसको 100 रुपये बेचें, तो एक तो यही है। घी भी आजकल अगर शुद्ध घी की बात करो तो अगर शुद्ध घी भी किसी को देना चाहते हैं आप, बिल्कुल प्रोसेस्ड है, तो वो 1000-1200 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। अगर आप गारंटेड के साथ अगर शुद्धता के ऊपर ध्यान रखें, आपकी क्रेडिबिलिटी हो, तो आप शुद्ध बेच करके बहुत ज़्यादा कई गुना मुनाफा डेयरी में कमा। डेयरी फेल वही है जहां पे लोग दूध कच्चा बेच देते हैं और या उनका प्रोसेसिंग उनको नहीं आता है।
तो मेरे समझ से प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। आप पनीर बना करके भी बेचो, और शुद्ध पनीर की अगर बात करो, जो दूध को बहुत ज्यादा कुछ करना, खाली फाड़ना पड़ता है और उसको बनाना पड़ता है, और तो आपको खुद भी पनीर भी 300-350 रुपए किलो बिकता है। तो अगर आप पनीर, और शुद्ध पनीर, अगर आप सही तरीके की पनीर आप बना करके बेचो, तो आपको डायरेक्ट दूध बेचने से बेटर है कि आप पनीर, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी कि जिस दुकान से आप कांटेक्ट करोगे या जिस सोसाइटी से कांटेक्ट करोगे, उसको आपको बताना पड़ेगा कि मैं 5 किलो पनीर डेली दे जाऊंगा, और वो गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है। तो मेरे समझ से डेयरी को आप डायरेक्ट मत लो, बस कि आप डायरेक्ट डेयरी के साथ प्रोसेसिंग का भी बात करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी सर। लहसुन जो आजकल कूलना पड़ता है, इसको कैसे? बिल्कुल, चलो आपका लहसुन वाले में आ जाएगा। आगे चलिए सर, आपका प्रश्न लेंगे इनके साथ लहसुन वाले में ना। हाँ हाँ, प्रश्न सर, आपका प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, कोई नहीं, बिना, क्योंकि एग्रीकल्चर आप करने आए हो, प्रश्न तो हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। अगर आप खेती करते हो तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको समस्या नहीं आती होगी। चलिए आप तब तक सोचिए, तब तक इनका प्रश्न हो। दाग सा पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइट, गंडियाली, जिसको कोलोकेशिया कहते हैं, जिसको हम अरबी कहते हैं, जिस एक बड़ा साइज का होता है, एक छोटा साइज का होता है, एक मीडियम साइज का होता है, एक पतले साइज का होता है। 4-5 तरह की गंडियाली होती है। और गंडियाली में क्या होता है कि गंडियाली में एक ही बीमारी लगती है। वो बीमारी क्या होता है कि जब वो पूरा पत्ता जब आ जाता है तो उसके ऊपर एक दाग लगता है, फिर उसके ऊपर सर्कल बनना शुरू होता है, बनते 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 वो बहुत बड़ा भूरे रंग का बन जाता है, फिर अल्टीमेटली उसमें छेद हो जाते हैं, पत्ते गल जाते हैं। जो गंडियाली उस समय तक बन चुकी होती है उतनी ही रह जाती है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। गंडियाली की जो बीमारी है, इसका कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ही बरसात आने लगे, जैसे ही बरसात, तो सबसे पहले कीड़े को मारने वाली दवाई आपने स्प्रे करनी है। क्यों करनी है? कि कीड़ा ही है जो जगह बना देता है फंगस को अंदर जाने का। तो वो कोई भी इंसेक्टिसाइड, जैसे आप रोगर का कर लो, या साइपरमेथ्रिन का कर लो, या क्लोरोपाइरीफॉस का कर लो, किसी का भी स्प्रे आप कर लो। जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गंडियाली के पत्ते पे पानी चिपकता नहीं है, तो उसमें स्टिकर जरूर डालना है। स्टिकर चिपकने वाला जो पदार्थ होता है, या तो शैंपू डाल दो आप, शैंपू का पाउच पंप में, और उसको स्प्रे करो। तो पहला काम करना है कीड़े मारने वाली। दूसरा काम करना है आपने कि वो प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक आती है दवाई, जो फंजीसाइड है, COC करके आते हैं, उसका स्प्रे करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के इसको छिड़काव करना है। और इस छिड़काव के बाद 10-12 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, आपने इसमें भी स्टिकर जरूर मिलाना है। नहीं स्टिकर मिलाएंगे कोई फायदा नहीं करेगा। और तीसरा काम करना है, एक होता है रिडोमिल आता है, या डायथेनियम 45, और साथ में आता है बेबिस्टिन। ये दोनों दवाई को मिलाकर के, या रिडोमिल अकेला को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के, इसका अगर स्प्रे कर दें, 2 स्प्रे कर दें, तो ये बीमारी नहीं आएगी। लेकिन इसका स्प्रे तभी करना है जब बारिश कम से कम 1 दिन ना हो। ये ध्यान रख, अगर बारिश हो जाती है आपके स्पेकुलेशन से कि बारिश नहीं था और हो गया बारिश, तो अगले दिन फिर आप इसका स्प्रे कर दो आप। लेकिन जब भी आप स्प्रे करें तो पत्ते के ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो लगना चाहिए आपका पत्ता की पानी से भीगा हुआ है, और 4 घंटे तक वो पत्ते के पानी के साथ चिपका रहे। 4 घंटे, 3 से 4 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए। ये बीमारी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और इसको और कुछ नहीं करना है। ये बीमारी जब लगती है तो पत्ते को खा जाता है। पत्ता जब खत्म हो जाता है तो पत्ता ही तो खाना बनाता है। जब खाना बनाता है, जब एक्स्ट्रा खाना बचता है, तो वो गंडियाली के रूप में नीचे इकट्ठा होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा गंडियाली बड़ा नहीं हुआ, इसका कारण है कि हमारे पत्ते जो है, इसीलिए गंडियाली के पत्ते को तोड़ने की रिकमेंडेशन नहीं है। पतौड़े बनाते हैं ना वगैरह, तो लोग काट के ले जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। नहीं, जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतनी अच्छी गंडियाली होगी आपकी, उतनी अच्छी जिमीकंद होगी, उतनी। तो पत्ते काटने से ऐसा नहीं कि पौधे पे फर्क नहीं पड़ता है, पत्ते नहीं काटने हैं। अगर आपको जरूरत है पत्ते का तो 2-4 पौधा साइड में लगा लो आप, और उसी के पत्ते आप यूज करते रहो, लेकिन पूरे में से आप पत्ते मत काटो। कई लोग पत्ते का बिजनेस करते हैं। आप दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह जाएंगे तो पत्ते का बिजनेस, तो वहां अब जब बिजनेस ही करना है तब तो आप कर ही सकते हो, लेकिन उसमें गंडियाली भी सोचोगे और पत्ते भी, वो दोनों नहीं होगा। तो इसलिए पत्ते जब तक हरे हैं,
साफ सुथरे हैं तो आप समझ लीजिए कि गंडियाली का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट जितना आप चाह रहे हैं उतना बनेगा। अगर पत्ते में नुकसान हो रहा है, पीलापन आ रहा है, वो बीमारी लग रही है, तो एक ही बीमारी लगती है, तो ये कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि पत्ते भी बीमारी भी नहीं है लेकिन पत्ता पीला होने लग गया है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पत्ते जो जड़ है अगर उसमें ज्यादा पानी लगेगा ना तो ये पीलापन आने लगता है। तो जब भी आप गंडियाली लगाओ तो मेड पे लगानी चाहिए, मेड वाली सिस्टम से आप लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आलू की तरह जो मेड बनाते हैं, बिल्कुल बेड बना के नहीं, मेड बना के, मेड आलू की तरह मेड बना के। हाँ जी सर, छोड़ूंगा नहीं, प्रश्न करो, जब टाइम नहीं वेस्ट करो आप। दवाई कब डालना चाहिए? हाँ जी सर, दवाई कब डालना चाहिए? दवाई तभी डालना बरसात शुरुआत होने के जस्ट बाद, क्योंकि आप गंडियाली लगा देते हैं मई के महीने में, ऑलमोस्ट मई जून में लग जाता है, मई में लगा देते हैं, तो जैसे ही पत्ता निकलने लगता है ना, पत्ता 4-5 पत्ते आ जाए उसके बाद आपने दवाई डालनी है। उसके बाद से आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, उसके सबसे पहले तो मैंने बोला ना कि कीड़े मारने वाली दवाई लगानी है, और वो जमीन पे भी स्प्रे करना है। उसका कीड़ा वहीं से तने में घुसता है, काटता है, उसको छेद करता है, मच्छर जिसको बोलते हैं, तेला मच्छर वगैरह ना। एक कॉन्फिडोर आता है, बहुत अच्छी दवाई है, कॉन्फिडोर का अगर आप स्प्रे कर दो तो उसको, उससे और भी इमिडाक्लोप्रिड करके आता है, और वो दवाई का स्प्रे कर दो तो 15 दिन तक उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फिर रेडोमिल आप कर दो। ठीक है, आया कुछ प्रश्न दिमाग में? बैठ के घिया लगाते हैं हम, हाँ, पिछला फाड़ा बस एक फाड़ा लगता है वो भी सट जाता है अंदर, बांटा करो ना आप, सट जाते हैं, नीचे कोई बात करती है। हाँ? बांटा करो लोगों को, बोलो। हाँ? पहला फल तो मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। जब आप घिया लगाते हैं तो फल मक्खी लगता है, वो जिसको आप बोलते हैं ना, वो फल, वो हाँ, वो भी बीमारी है। वो उसका इलाज ये है कि जब आप, पहले तो इनका प्रश्न का जवाब दे दें कि फल मक्खी लगता है, फल मक्खी के लिए दवाई आती है, दवाई मत डालो आप। आजकल एक फेरोमोन ट्रैप आता है जिसको हम ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप मिलता है, यहाँ मिल जाएगा हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो होता है फेरोमोन, इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो दवाई में डाला हुआ होता है, और उसको बोतल में टांगना पड़ता है। तो जैसे ही घिया आपका बड़ा हो जाए ना, उसके बाद जब फूल आने लगे ना, उसी समय उसको बोतल में करके टांग देना, बोतल में छेद कर देना, बता देंगे वो। और उसके बाद वो सारी मक्खियां जो उसमें होती ना, रोज के रोज 100-100 ग्राम मक्खियां इकट्ठी हो जाएगी। और उसके बाद वो जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे कम खर्चीला है, पूरे एक जो है ल्यूर जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली, वो फेरोमोन ट्रैप, वो ट्रैप एक को टांग देंगे ना तो एक सीजन निकाल देता है आपका पूरे क्रॉप का। फिर आपको फल मक्खी, उसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, फेरोमोन ट्रैप। यहां मिल जाएगा आपको, हमारे एटिक में मिल जाएगा, नहीं तो एटिक वाले मंगवा देंगे, 60-65 रुपये का मिलता है। और उसको लिम्का वाला बोतल होता है ना, उसके बीच में टांगना पड़ता है, और उसके बीच में उंगली के बराबर छेद करने पड़ते हैं। नीचे वाला पोर्शन में छेद नहीं करना है, नीचे वाला पोर्शन में थोड़ा बहुत पानी डाल के, थोड़ा सा, और आप चाहो तो एक आध बूंद कोई दवाई डाल दो और छोड़ दो आप उसको, वो टंगा रहेगा। वो सब उसी में, मक्खियां मेल जितने भी हैं वो उसी में आते हैं। वो एक्चुअली जो गंध होता है वो फीमेल का होता है, और सारा मेल उसकी तरफ आकर्षित होता है, और सब मेल इकट्ठे हो जाएंगे तो अंडा देने की कैपेसिटी उसकी फीमेल की खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो है फिर ये जो है फ्रूट फ्लाई वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक आध फल आपके खराब होंगे, बाकी सारे फल ठीक होंगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आपके प्राण छूटा है ना। हाँ जी सर, हाँ आपने एक प्रश्न किया था। हाँ, जो घिया का बेल जो सूख जाता है उसके लिए क्या करना है? घिया का पौधा देखा है आप लोगों ने? हम इन्हीं को नहीं बता रहे हैं, आप याद रखना, सबको बता रहा हूं मैं। घिया का पौधा जो देखा है ना, तो घिया जब हम लगाते हैं तो जब फूल वाला स्टेज होता है ना, चढ़ाते हैं बरसात में, तो नीचे से ऊपर से एक डाली पूरी सूख जाती है, या थोड़े दिनों के बाद फिर नीचे से एक निकलेगा, फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते जब फल लगने लगे सूख जाता है। उसके देखा होगा उसके तने में ना गंध वो निकलता है, गम निकलता है, गोंद जैसा निकलता है। तो इसको क्या करना है, जब आप इसको लगाने जाते हो, जब आप बिजाई करने जाते हो घिया को, तो पहले मिट्टी को आपने तौलिया बनाना है। उसमें ना एक दवाई आती है इमिडाक्लोप्रिड, जो मैंने अभी बताया भी था। उस दवाई की को घोल करके पानी में और उसको डाल देना पहले। उसके बाद 2-4 दिन उसको रहने देना है।
और रहने देने के बाद आपने बीज को 3-4-5 दिन के बाद लगा देना है। बीज में भी थोड़ा सा ये दवाई मिला देना है लगाते समय, और इसको फिर चलते रहने देना है। जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, करीब करीब 2 फुट 4 फुट या 5 फुट का पत्ते बड़े बड़े आने शुरू हो जाए, तो इसी का स्प्रे करना है आपने, और इसका स्प्रे साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना है। तो ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है, इमिडाक्लोरोपिड और दूसरा स्टेप्टोसाइक्लिन। ठीक है, दोनों की मिला के कर देनी। नहीं नहीं, अलग अलग। हाँ, और बाकी मेरा मोबाइल नंबर है, मैं इसमें भी बताया हूं आपको, इसमें भी पता लग जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी, पनीरी या पौधा जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे खेत में लगाते हैं उखाड़ के, तब की बात कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। प्याज में जब हम प्याज लगाते हैं तो प्याज हरा हरा हो जाता है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्याज हरा हरा रहता है, बहुत हरे हरे पत्ते होते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता रहता है। और जब हम हरे पत्ते जो होते हैं वो देखना आपने, उसमें भूरे रंग का काले रंग का पाउडर बनता है, और जो पाउडर बनता है, मैडम आपके पास भी आऊंगा, सुन लो आप, जब उस भूरे रंग के पत्ते के ऊपर भूरे रंग का पाउडर बनता है, दैट इज कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू। और वो पाउडर जिधर को चलेगा हवा, उधर के प्याज को खत्म कर देगा, और ये क्या करेगा, पूरा का पूरा पत्ते के ऊपर पूरा छा जाता है, पूरा पता नहीं लगता फिर कि उस पत्ते के ऊपर इस तरह का बीमारी भी लगा हुआ है। और जब आप उसको टच करोगे ना, तो हाथ में जैसे पीला रतुआ रोग होता है ना कनक में, उसी तरह से पूरा काला रंग का आपको, भूरे रंग का आपके पाउडर आएगा हाथ में। इसको कंट्रोल करने के लिए फरवरी के महीने में, जनवरी में अगर आप प्याज लगाते हैं तो ऑलमोस्ट फरवरी के अंत में और मार्च के शुरुआत में आपको प्याज के ऊपर एक मेटालेक्सिल दवाई आती है, मेटालेक्सिल, आप उसका स्प्रे करो। और इसमें भी स्टिकर मिलाने के बाद 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पानी डाल इसको आप स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी कंट्रोल में रहती है। अगर हो सके तो, अगर बीमारी नहीं आई है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हो, या आप रीडोमिल का भी, रीडोमिल MZ आता है करके ना, उसका भी स्प्रे कर सकते हो। जिंक का, उसमें जिनेब होता है, थोड़ा जिंक का मात्रा होता है, अगर आप उसको करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन प्याज को ये बीमारी लग जाने के बाद अगर आप स्प्रे करोगे तो ये बीमारी, तो जो बचे हुए पौधे हैं वही बचेगा, अदरवाइज ये बीमारी, इसलिए अड़ोस पड़ोस में अगर बीमारी आ गई है तो आप अपना एक स्प्रे, तो 1-2 स्प्रे आप कर दो। ये प्याज में पिछले साल भी बहुत बड़ी समस्या थी ये, और ये किचन गार्डन में वगैरह में प्याज लगाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आ जाता है ये, और जब ये आता है तो रुकता नहीं है, फिर लोग देखते ही देखते पूरा प्याज का पत्ता खत्म हो जाता है। और मैं तो आपको यही बोला कि जो चीजें नीचे बैठती है उसको, नीचे वाले को ध्यान नहीं रखना है, ऊपर वाले के पत्ते को ध्यान रखना। पत्ता स्वस्थ, पत्ता बढ़िया, तो नीचे भी प्याज बढ़िया साइज का बनेगा। हम पहुंचेंगे आपके पास सर, आएंगे, वो भी आएंगे हम आपके पास। आपका प्रश्न रहा, आप सोच लो कि 40 क्वेश्चन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। बहुत प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आप पूछना चाह रहे होंगे, पहले लोगों ने पूछ दिए, तो अच्छी बात है ना, कम से कम इतनी जानकारी तो आप लेके जाओगे। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, हल्दी की अच्छी पैदावार के लिए एक काम करो, मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हल्दी लग जानी चाहिए। सबसे पहली बात, मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट, तो हल्दी की अच्छी पैदावार होगी। जून जुलाई में करके अगर हल्दी की पैदावार को चाहते हो तो नहीं होगा। मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका 15 तारीख तक में आपका हल्दी लग जाना चाहिए हर हालत में। 1 साल में नहीं खा सकते। हाँ, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो हल्दी हम लेट लगाते हैं, खास करके जून में, मई जून में लोग लगाते हैं, जहां पानी वगैरह की सुविधा नहीं रहती है, और हल्दी सूखता नहीं है, जमीन में अगर दब गया है ना तो वो कितना भी गर्मी पड़ ले वो सूखेगा नहीं। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हम 2 साल तक, हल्दी का रंग नहीं बदलेगा लेकिन हल्दी का साइज जरूर बदलेगा अगर आप 2 साल तक छोड़ेंगे। लेकिन क्या 10 साल तक छोड़ेंगे तो फैलता रहेगा? ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल तक। तीसरे साल तक वो निगेटिव में आ जाएगा। आपको लगेगा इस सब 1 किलो आप अगर हल्दी लगाते हैं तो अगले साल वो 10 किलो बनना चाहिए कम से कम। अगर आपने अच्छी तरह से हल्दी लगाई है तो 10 गुना से लेके 15 गुना तक जाता है, तो 1 किलो से 10 किलो बनेगा। अगर 10 किलो अगले साल लगाओगे तो कितना बनेगा? 1 क्विंटल। तो 1 किलो से 1 क्विंटल बनने में 2 साल, और अगर 1 किलो से 2 साल के बाद उखाड़ोगे तो 12 से 15 किलो होगा या 18 किलो होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। प्रकृति वगैरह एक आती है, प्रकृति बेंगलोर की है,
वो वाली जो है ना, वो तो छोड़ोगे तो अगली बार के लिए जो पहले वाला होगा वो खराब हो जाएगा। मैं तो वही बोल रहा हूं आपको, आपको हर साल हल्दी उखाड़ना। और ये ध्यान रखिए कि जो हल्दी हल्की पीली होती है वो अगले बार कोई काला हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, 10 साल के बाद भी उसका रंग वही रहेगा। इसलिए रंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, स्वाद में भी बहुत ज्यादा। आप कितना खा लेते हो हल्दी? तो एक दो लोग तो करते ही 6 महीने में। नहीं नहीं, कितना खा लेते हो? आपके दाल में रंग के लिए ही आता है। कभी किसी ने बोला कि हल्दी कौन सा डाला है तूने, MDH का डाल दिया कि किसका डाल दिया? कोई नहीं बोलता है। वो बोलेगा कि अपने घर का हल्दी। रंग देखता है तो बस, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाद कुरकुमीन होता है जो ही उसका फ्लेवर होता है, और वही उसका टेस्ट होता है, और वही सब कुछ होता है। किसी में 2% ज्यादा है, किसी में 2% कम है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चीज है। आपने हल्दी काट करके सुखा दिया है और पाउडर बना दिया है, या हल्दी को उबाल करके काट करके फिर सुखाया है फिर पाउडर बनाया है, दोनों में अंतर। और एक होता है बिना काटे, बिना खाली उबाल करके उसको सुखाया फिर पाउडर बनाया, तीनों में अंतर है। तीनों में कुरकुमीन का लॉस अलग अलग तरीके से होगा। जो काट देंगे सूखने से पहले उसमें, उसको फिर सिर्फ वही हो गया कि पाउडर तो है, रंग तो है, बट जो फ्लेवर आना चाहिए वो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हिमाचल में लोग मैक्सिमम काट देते हैं और काट के फिर सुखाते हैं। काट के सुखाने का हल्दी का प्रचलन है ही नहीं। और हम इसलिए सुखाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ दिन छोटा होता है। जहां दिन छोटा होगा वहां पर धूप उतना मिलता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सूख जाने, तो उसमें फफूंद लग जाएगा, तो फफूंद से लगने। और जबकि साउथ में क्या होता है, 14 घंटे का दिन होता है, वहां हमारे से डबल धूप होता है, तो वहां सूख जाता है पूरी की पूरी साबुत हल्दी। हमारे यहाँ सूखना मुश्किल होता है, इसलिए हल्दी हमारे यहाँ कमर्शियल ज्यादा नहीं हो पाया। हाँ जी सर। लहसुन कैसे बोलता है? लहसुन के बारे में हम करेंगे चर्चा। हाँ जी। ब्लैक टर्मरिक होती है खाने में। ब्लैक टर्मेरिक सर कुछ नहीं है, हल्दी हल्दी ही है, लेकिन टर्मेरिक ब्लैक वो थोड़ा सा बोलते हैं उसको कि हल्दा कुछ नहीं होता है। हल्दी जो है, हल्दी का जो मदर राइजोम है वही हल्दा है, जो मोटा मोटा हो जाता है। हाँ, उसको कभी भी बीज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। बीज के लिए फिंगर जो होता है ना, वही यूज करना चाहिए। जो फिंगर्स हैं वही यूज करना चाहिए हल्दी में। मोटे वाला जो होता है वो सबको खा जाना चाहिए, उसको प्रोसेसिंग के लिए रखो आप। जो फिंगर्स निकलते हैं वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। आलू में समस्या आती है जिसको ब्लाइट बोलते हैं, शायद आप उसी के बारे में कर रहे हैं। अगर आलू आप लोग लगाते हो, कहीं भी लगाते हो आप, किसी भी गांव में, कहीं भी शहरों में, चाहे अपने छोटे मोटे किचन गार्डन में भी लगाओ, तो ये दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर, जब धुंध पड़ती है थोड़ी और मौसम बारिश जैसा हो जाता है, 2-4 दिन तक ऐसा ही रहता है जिसमें धूप नहीं निकलता है, तो आपने देखेंगे आलू के पत्ते के ऊपर दाग आने शुरू होते हैं, भूरे भूरे रंग के। और बाद में उसको झुलसा रोग भी बोलते हैं। एक्चुअली दैट इज ए ब्लाइट। वो पूरा का पूरा पत्ता जो है वो झुलस जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत सारी दवाई है, मैंने इसमें वीडियो भी बना रखा है। बहुत सारी दवाई है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप रिडोमिल कर लो, M45 कर लो, बेविस्टीन कर लो, इमिडाक्लोरोपिड कर लो, सॉरी इसका कॉपरऑक्सीक्लोराइड कर लो, या उसके अलावा मेटालेक्सिल कर लो, या ब्रांड के बारे में करो तो 50 ब्रांड है। मेलेडी है आजकल सबसे सुपर में चला, मेलेडी बहुत अच्छा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए होता भी है खासकर पोटैटो के लिए ही वो, कि जिसमें ये लगता है। तो उसको करना क्या पड़ता है कि जब ऐसा मौसम रहे तो बिना सोचे समझे एक स्प्रे मार देनी चाहिए, तब तो ये कंट्रोल होगा। अदरवाइज अगर सोच करके आप मारोगे कंट्रोल की, बीमारी आ जाने के बाद अगर हमने इसको 24 घंटे से 48 घंटे में पूरे क्रॉप को खत्म कर देता है। कई बार पूरा जैसे आपका गंड्याली का होता है उसी तरह से झुलसा हुआ, सिर्फ डंठल डंठल आलू के रह जाएंगे। और आलू कहता है कि जितने पत्ते उसके खुले होंगे, जितने ज्यादा खुले होंगे उतना बढ़िया आलू होगा नीचे। तो अगर आलू के पत्ते बंद भी हो रहे हैं तब भी, आलू के पत्ते नहीं हैं तब भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आलू के पत्ते बिल्कुल खुले होने चाहिए, नंबर ऑफ पत्ते सारे साबुत होने चाहिए टिल हार्वेस्टिंग तक, बिल्कुल ऐसे खुले, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ले सके, ताकि नीचे आलू बढ़िया बनेगा। तो ये जरूरी है। पत्तों से ही पता लग जाता है कि पौधा बीमार है कि क्या है। तो ये ब्लाइट तो सबसे लास्ट स्टेज है कि अगर ब्लाइट हो गया तो पोटैटो क्रॉप खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। बस वही है, अगर इस बीमारी को टाइम से नहीं कंट्रोल करो तो पूरा का पूरा आलू का फसल खत्म हो जाता है। कोहरा नहीं मारता है, कोहरा कोई बीमारी थोड़ी है।
कोहरा बीमारी नहीं है, कोहरा वाला सिचुएशन जब आता है तो वो बीमारी का अटैक शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि उसके पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर आप ढंग से छिड़काव कर दो तो ये बीमारी की जरूरत नहीं है, ये बीमारी नहीं आएगा। इसलिए तो एक स्प्रे बोला कि जैसे धुंध का मौसम लगे 4-5 दिन के बाद जब भी होता है तो स्प्रे, और करते हैं लोग, कमर्शियल वाले लोग करते हैं, जिनको लाख मतलब ट्रकों के हिसाब से आलू का प्रोडक्शन करते हैं, उनको सब पता होता है। तो टाइमली। हाँ जी सर। अदरक में पीला पत्ता होने का एक कारण है जिसको हम बोलते हैं जिंजर रॉट बोलते हैं उसको। एक्चुअली जिंजर एलोइंग भी बोलते हैं और जिंजर रॉट बोलते हैं। और उसके पत्ते को जब वो पीला पड़ जाता है, ऐसे छुओगे तो वो उखड़ जाता है, पत्ता ही अलग हो जाएगा, वो डंठल ही अलग हो जाता है। और ये समस्या इसी समय आती है, इसी समय आएगी अभी, या अभी के समय में करीब करीब। और इसको कंट्रोल करने के लिए इसके जड़ में, जब ये पौधा मतलब बरसात के जस्ट बाद कह लो आप, इसको एक तो मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसके जड़ में आपने स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा। इसके जड़ में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को घोल करके, COC जो होता है 2.5 ग्राम से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके इसके जड़ में डालना है। या तो पंप को के फुहारे को मोटा कर दो ताकि थोड़ा सा जड़ तक जाए, और या फिर इसका को जग से, मग से आप दे सकते हो पानी। पूरे क्यारियों में देते हैं लोग पानी, एक क्यारियों में ऐसे ऐसे करके ना, हाँ, तो उससे घोल करके उससे आप दे सकते हो। इसमें ये पीलापन रोग तो पूरे अदरक को खत्म कर देता है एक तरह से। ठीक है ना? हाँ जी सर। आप जैसे हम मिर्च का पौधा लगाते हैं ना, जब वो बड़ा होता है तो उसके सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते, हाँ, बुरर बोलते हैं उसको। जब मिर्च के पौधे को पत्ता इकट्ठा हो जाए तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है बरसात में खास करके ज्यादा, और या फिर गर्मियों में। इसको व्हाइट फ्लाई का भी अटैक होता है तब भी हो जाता है, या माइट का अटैक हो जाए तब भी हो जाएगा। और वैसे ये वायरस है, एक्चुअली ये वायरस के से होता है, और लेकिन वायरस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका उपाय मैं बताता हूं, देसी तकनीक। आप खाने वाला सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा 1 लीटर में आधा चम्मच डाल करके आप इसको स्प्रे करो हर चौथे 5वें दिन 3-4 बार, तो ये बीमारी हो सकता है लगे हुए पौधे पे भी खत्म हो जाएगी। 90% चांसेज हैं। हाँ, जो मैं बोल रहा हूं बस उतने ही सुनो आप। 1 लीटर में कितना मिलाना? 1 चम्मच। 1 लीटर में आधा चम्मच, 15 लीटर पंप में 2 चम्मच आप डाल करके इसका स्प्रे करो आप, अगर आपका ज्यादा बड़ा खेत है। जो आप बोल रहे हैं ना छाछ, वो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है, जिसमें पाउडर बनता है, जैसे घिए डालने पे या खीरा पे या शिमला मिर्च पे या मटर के ऊपर, उसमें हम करवाते हैं इसका स्प्रे। ठीक है? और कुछ आगे? प्याज का बीज बीजते हैं, हाँ हाँ, पूरे से जल जाता है। प्याज का बीज कोहरे तक कहां चले जाते हो आप? प्याज का बीज हम कब लगाते हैं? जो आप कोहरे की बात करो, मैं आपकी समझ गया, आपको मजाक नहीं समझना। देखो, किसान इज वेरी सीरियस, डोंट टेक अदरवाइज। इन्होंने प्रश्न किया, यही कम बात नहीं है। प्याज का जो बीज होता है, एक्चुअली हम सितंबर अक्टूबर में अब लगा देंगे, थोड़े दिनों के बाद अक्टूबर में, और नवंबर दिसंबर में जाकर के इसको हम ट्रांसप्लांटिंग करने शुरू कर दें। बहुत जगह तो प्याज का पनीरी बेचना भी लोगों ने शुरू कर दिया है, जो नर्सरी वाले होते हैं। प्याज का बीज जो है उसमें, उसको बोलते हैं पूरा का पूरा नर्सरी खराब हो जाता है, छोटा छोटा उगता है, उसके बाद जल जाता है। तो इसको बीज जब आप बीजने के लिए जाते हो तो प्याज के बीज में बेबिस्टीन मिलाया करो। जैसे 1 किलो प्याज का बीज है, उसमें कम से कम 10-15-20 ग्राम बेबिस्टीन डाल दिया और उसको मिला दिया अच्छी तरह से, पाउडर का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। और फिर इसको बिजाई करना है। जब ये अंकुरित होने लगे ना, सफेद सफेद लुंगे निकलने लगते हैं, तो इस पे स्प्रे करना है। आपने स्प्रे करना है M45 और बेबिस्टीन का हर 3 दिन के बाद कम से कम 4 से 5 स्प्रे। 15 दिन आपने निकालना है, 1-1, 2-2 स्प्रे करके स्प्रे करना है फुहारे से मतलब उसके पंप से। और आप 1 लीटर में 1 लीटर पानी बहुत होता है, 1 या 2 लीटर पानी में आपका स्प्रे हो जाएगा। 1 किलो बीज लगाया होगा, और स्प्रे करके अगर जब तक ये तब तक करना है जब तक कि 2 पत्ते खड़े ना हो जाएं। पहले वो सफेद होगा, फिर ऐसे मुड़ा हुआ होगा, और फिर ऐसे खड़ा होगा, फिर ऐसे होगा फ्लैग टाइप का, ऐसे होगा, और फिर खड़ा हो जाएगा। तो जब दोनों पत्ते खड़े हो जाएं, सीधे हो जाएं, एक छोटा एक बड़ा,
तब जाकर के इसे स्प्रे को छोड़ना है, को 15 दिन और लगेगा आपको। तो यानी ऑलमोस्ट बिजाई से लेके 15 से 20 दिन तक आपको 3 से 4 स्प्रे इसका करना है, और बीज को उपचारित करके लगाओगे आप तो ये कंट्रोल रहेगा। ठीक है, हाँ जी। गन्ना का क्रॉप में आपने देखा होगा, उसमें जो गन्ना हम खाते हैं तो गन्ने को जब छीलते हैं तो उसमें लाल रंग का होता है ना, और वो माना नहीं जाता है, रेड रॉट बोलते हैं उसमें एक्चुअली, वो बीच में, और गन्ने की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है। मोस्टली पता नहीं आप लोग के यहाँ गन्ना कितना लगता है, नहीं लगता है, लगाते हैं आप लोग गन्ना? अच्छी एक तो ये करना है कि जब आप गन्ना लगाओ, प्रिकॉशन तो यही मैं कहूँगा कि जब आप गन्ना को ट्रांसप्लांट करते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो वो इन्फेक्टेड प्लांट नहीं होना चाहिए। जब आप उसकी कटिंग करते हैं तो उसको कम से कम एक थीरम आता है, और या फिर नहीं हो तो वैसे जीरम है, थीरम है, कैप्टन है, उसके घोल में इसके टुकड़े को इस उपचारित करने के बाद इसको लगाना है। इन्फेक्शन जो है ना, ये वाला इन्फेक्शन जो है रेड रॉट वाला, जो अंदर में शीत बीच में जो लाल आ जाता है, वो किसी भी एंगल से बढ़िया नहीं माना जाता है। लेकिन जो हम वो सेलेक्ट करते हैं बीज के लिए गन्ना, वो आपको 100% उपचार वो होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक तो पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा, कटिंग किए हुए गन्ने को 2 से 3 दिन तक सूखने दो आप, और उसके बाद उसको दवाई में ट्रीट करके फिर आपने लगाना है, तो ये बीमारी आपकी रुकेगी। कोशिश ये करना है कि जिस गुच्छे में ये बीमारी आई है ना, उसको उसमें से बीज ना रखो आप। हो सकता है उसमें 1-2 में आ गया हो, 1-2 में बाकी में नहीं आया हो, लेकिन कोशिश करना है कि उस लाइन को ही आप छोड़ दो, अगर आप गन्ना की खेती रियली में करते हो। और दूसरी तरीका ये है कि आप नई वैरायटी, आजकल सबसे ज्यादा वैरायटी जो है वो गन्ना में ही है। गन्ने की अच्छी वैरायटी आप कहीं और जगह से सिलेक्ट करो, उनको लेकर के आओ और फिर उसको आप लगाओ। हाँ जी, क्या तैयार हो रहा? कीड़ा? वो तो कीड़ा से पूछना पड़ेगा। कीड़ा को आप खाने के लिए दे रहे हैं, इसलिए वो आ रहा है। आप खाने के लिए टाइम से देते हैं। मक्की को 1 महीना पहले लगाओ, जैसे जब आप बिजाई करते थे उससे 1 महीना पहले, और यह आपकी मजबूरी है कि आप कैसे उसको बीजते हो, या 1 महीना लेट लगाओ। एक तो इलाज ये है। दूसरा, मक्की को आपने, मक्की जब खरीदते हैं, मक्की का बीज खरीदते हैं, उसी समय नीम का तेल खरीदना है, और जैसे ही नीम के तेल में बीज को थोड़ा सा मिला करके पहले तो लगाना है। दूसरा, जैसे ही उसका दूसरा पत्ता आने लगता है, छोटा छोटा पत्ता जो, उसी समय से नीम का तेल का स्प्रे 10-10 दिन के अंतराल पे करना है। बारिश हो तब भी, नहीं हो तब भी। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम का, और ये कम से कम 1 महीना तक करते रहना है। हर 10-12 दिन के बाद आप कर दो इसका स्प्रे। नीम का तेल सस्ता होता है। इससे क्या होगा कि इसका तने के अंदर, इसके पत्ते के अंदर नीम का टेस्ट आ जाएगा, जो कीड़े को पसंद नहीं है। और जब कीड़ा आ जाता है तो इसका कीड़ा क्या करता है, बीच वाले भाग को खाता है, पत्ते को नहीं खाता है। बीच वाले जहां से वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? मिंजर, क्या बोलते हैं? बोलो यार, आप लोग तो कमाल आदमी हो, गांव के आदमी हो, तब भी नहीं कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं, जो आप बोलते हैं घर में वही बोलो आप। क्या निकल गया? हे भगवान, मक्की 50 साल से कर रहे हैं आप लोग, एक लाइन में नहीं बोल सकते उसको क्या बोलते हो गांव में? बस हो गया, कहानी खत्म। बस वो बिंजर निकल गया, उसी को ही खत्म करता है वो। उसी बैठो, आप कहां जा रहे हो? फोन आ रहा था, गिर गया था। तो वो जो निकलता है ना, उसी पोर्शन को खा जाता है वो। नुकसान यहां हो रहा है। तो उसके बीच में क्या करना है, डस्ट डालना है। धूल होता है ना, रेत, मिट्टी का धूल 1 आध बोरी करके पहले ही रख लो आप, और मिट्टी के धूल का ही छट्टा लगाया करो आप कनक में, मक्की में। बीज जब छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, हाँ, मिट्टी ढूंढनी होती है, जब राख नहीं करना, मैं राख बोल ही नहीं रहा हूं, आप राख कैसे सोच रहे हो आप? मैं मिट्टी बोल रहा हूं। मिट्टी का मतलब रेतीला मिट्टी होना चाहिए, नहीं तो रेत। और उसको छट्टा लगाओ आप, हर तीसरे दिन चौथे दिन छट्टा मार दो आप, और उसके बीच में डाल दो।
जहां पौधे खा रहा है ना उसके बीच में उसको डाल दो। क्या कहेगा ये, मरेगा नहीं लेकिन खाएगा नहीं। ठीक है ना। आप बोल रहे हैं ना 15 दिन से बारिश नहीं हो रही है, 1 महीना से नहीं हो रही थी शुरू में, तो उसमें आप इसको छट्टा लगाते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपके मक्की में, दवाई से बच जाओगे आप। बहुत बढ़िया इलाज। और इसमें नहीं हो तो थोड़ा सा क्लोरोपाइरीफॉस मिला दो, या आता इमामेक्टिन बेंजोएट, उसको मिला करके थोड़ा सा दवाई को और रेत को मिला करके रख लो, और उसको लेकर के प्लास्टिक हाथ में पहना और छट्टा लगा दिया, 100% कंट्रोल रहेगा ये। लेकिन इसको आपको करने, लेकिन नीम वाला ज्यादा कारगर है। नीम वाला आप करोगे तो आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। नीम में पौधा का जूस ही कड़वा हो जाता है, उसके बाद उसको पसंद ही नहीं आता है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ हाँ, जो करेले, ये फ्रूट फ्लाई है, वो करेले का पीला होना और करेले के पत्ते पर एक पीले रंग का कीड़ा आना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। एक पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर एक कीड़ा हो जाता है, पूरे पत्ते को वो खराब कर देता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि करेला जो भी आपका है उसको आप फ्रूट फ्लाई वाला जो अटैक, मैंने फेरोमोन ट्रैप बताया ना, उसको लटकाना है जब भी आप करेला 9 महीने की क्रॉप है, पता है आपको। मार्च का लगा हुआ करेला अभी तक हम खा रहे हैं, पालमपुर में बता रहा हूं। मार्च अप्रैल में मैंने लगाया था, कम से कम 2-3 पौधे लगाए थे, 50-60 किलो हम खा चुके, बांट चुके, दुकानों में भी दे दिया। बगल में दुकान है, बोले कि यार इतना ज्यादा 4-4, 5-5 किलो टूट रहा है, आप क्या करें, तो उसको दे देते हैं कि रख ले, बेच दियो तुम। तो मेरा कहना यह है कि करेले में प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, करेले में एक फेरोमोन ट्रैप लगा दो आप, तो फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत कम होता है। और फ्रूट, एक पौधा घिया, डानी, करेला, खीरा, अगर जहां पर आप किचन गार्डन में लगाए हो अपने खाने के लिए, तो एक ट्रैप बहुत है। कम से कम एक कनाल के लिए एक ट्रैप सफिशिएंट है, एक कनाल एरिया के लिए। उसमें सारे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, फ्रूट फ्लाई किसी में नहीं आएगा। हाँ जी सर, सुन लो आप। हाँ हाँ, बैंगन का पेट नहीं टेढ़ा होता है, बैंगन का ऊपर वाला भाग ऐसे हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रूट एंड शूट बोरर। क्या बोलते हैं? तना एवं फल छेदक कीड़ा। वो तने को भी नुकसान करता है और फल को भी नुकसान करता है। इसका कंट्रोल बड़ी इजी है। वैसे तो बहुत सारी दवाइयां, इसकी पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर, पूरी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको दवाई नहीं बनाती है। पहले एक दवाई आता था कार्बोफ्यूरान, जिसको हम फ्यूराडान भी बोलते थे, और जब हम बैंगन लगाते थे नीले रंग की दानेदार चीनी रंग की दवाई होती थी, देखा भी होगा, तो उसको जड़ में डाल देते थे, फिर बैंगन का पौधा लगा देते थे। फिर बैंगन का पौधा फलते फलते तक में कभी भी बीमारी नहीं लगती थी। फिर जब कभी जरूरत पड़ता था फिर इसको, बाद में इस दवा के ऊपर बैन लग गया। अब कार्बोफ्यूरान को हम बैन ज्यादा स्प्रे नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या है, एक तो आप बैंगन को जब आप लगाते हैं, जब ये बीमारी आती है, जब ये कीड़ा आता है, ये भी सुंडी उसी तरह का है जैसे आपका मक्का में होता है। इसको आप जब बैंगन को काटते हैं ना, तो बैंगन को देखोगे उसके अंदर कीड़ा ऑलरेडी होता है, या उसके जहां से ये ऐसे लुंग गया है या टूट गया है अजीब टाइप का, तो सूख रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा ब्लेड से काट करके देखोगे तो उसको तने को फाड़ोगे, उसके अंदर कीड़ा होगा। तो ये वही भाग को खाता है, पूरे मोटे तने को नहीं खाएगा। तो इसका कारण, इस कीड़े को मारना जरूरी नहीं है, इसको भगाना। इसके लिए ट्रैप आता है। आप अपने घर में क्या करो ना, जहां पे बैंगन लगाए हो वहां पर एक लाइट जला दो आप। आजकल बहुत अच्छी अच्छी लाइटें आती है जो दिन में चार्ज कर दो आप, ऐसे टॉर्चें आती है, घर में चार्ज कर दो एलईडी वाली, उसको खुद भी बना सकते हो आप। एक टॉर्च जो 12-14 घंटा 15 घंटा तक जलता ही रहता है एक बार चार्ज करने के बाद, उसको ऐसे लटका करके बांध दो अपने जहां खेत के पास, बैंगन के पास, और नीचे एक थाली रख दो, कोई भी बर्तन, उस बर्तन में पानी रख दो, पानी रख करके उसमें थोड़ा सा 2-4-5 बूंद नारियल मिट्टी का तेल डाल दो, या डीजल डाल दो, या कुछ भी दवाई डाल दो, या इंसेक्टिसाइड कोई डाल दो, और उसको छोड़ दो। रात को सारे कीड़े आपने थालियों में सुबह मिलेंगे आपको, ठीक है ना। रोज का ये रहने दो आप, जब से बैंगन लगाया तब से शुरू कर दो। एक 4-5 लकड़ी का इकट्ठा करके एक डंडा लगा दो, डंडा में एक टॉर्च टांगने का बना दो, है ना, और उसके ऊपर या लाइट टाइप का, और दिन में चार्ज कर दिया, शाम को जाके लटका दिया, और उसके नीचे थाली रखनी है, थाली या बर्तन या कोई भी प्लास्टिक का बड़ा सा जिसमें पानी हो, और उसके बाद ये 100% कंट्रोल, आपको बीमारी, आपको कीड़ा आएगा ही नहीं। ये सबसे बेस्ट तरीका। बाकी इंसेक्टिसाइड में 50 बता दूं आपको स्प्रे करने के लिए, तो बेटर है कि आप ये करो,
जिससे लॉन्ग टर्म, क्योंकि बैंगन का पौधा भी 9 से 10 महीने तक फलता है। अगर अच्छी तरह से आपने लगाया तो 8 महीने तक कम से कम बैंगन का पौधा चलता है। मार्च का लगा हुआ पौधा दिसंबर में उखाड़ते हैं, नवंबर दिसंबर में। तो ये बेस्ट तरीका है। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं जो रियली में कारगर है और आपके काम आएगा, और आप कर भी सकते हो। मार्केट में 150 रुपए का टॉर्च मिल जाता है, कंटिन्यू भी जलाओगे 12 घंटे चलता है। दुकानों में देखा है ना आपने बल्ब, एक बल्ब आता है जो बल्ब ही चार्ज हो जाता है, देखा है ना आप लोगों ने। वो बल्ब लगा दो, ऊपर से एक कोपा जैसा प्लास्टिक का बना दो। इतना तो घर में भी कर सकते हो, जरूरी हर चीज खरीद के थोड़े लाना है। और वो 8 घंटे 10 घंटे की लाइट होती है, वो जा करके वहां लगा देना है, इसे टांग देना है, वो अपना जलता रहेगा। वो जलता रहेगा, सुबह को फिर आप ला करके फिर होल्डर को फिर चार्ज कर दो आप। दैट इज द बेस्ट वे। समझ गए आप? सबके समझ में आ रही है? मैं सारे प्रश्न भी पूछूंगा आपसे, क्या क्या मैंने उपाय बताए। हाँ जी सर। प्याज का पोला पड़ना, प्याज जो पोला पड़ता है, पोला पड़ना नहीं, फूल निकलता है, जिसकी बात कर रहा हूं, फूल निकलता है। इसको जनवरी 1 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में प्याज को लगाया करो। फूल नहीं आएगा, कम आएगा, चांसेस 5% रहेगा जनवरी में। 1 तारीख से लेके 15 से 20 तारीख के बीच में ही प्याज को लगाया करो, ना दिसंबर में ना नवंबर में। सटीक इलाज आपको मैंने बताया। हाँ जी सर। ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे कर करके चल गया। खाना में भी मैं कह दूंगा चलो चलो हो गया। आप प्रश्न पूछो यार। जैसे आलू बीजते थे, हाँ खाली में बीजते हैं ना, हाँ हाँ शलगम दो है। बिल्कुल। देखिए आलू जो हम लगाते हैं ना, वो हमारा आलू लगाने का तरीका होता है, आलू को हम सेंटर में डालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, है ना, तब वो मेड़ बन जाता है। क्योंकि आलू को हमको बीच में रखना पड़ता है। जब हम मूली लगाते हैं तो उसी आलू के ऊपर भी हम मूली लगा देते हैं, देखा है आपने। क्योंकि आलू 40 दिन की क्रॉप है, 40 दिन में मूली निकाल लेंगे हम, बाद में आलू होता रहेगा। तो ये भी एक तरीका होता है। तो मेड़ बनाने के बाद हम मूली, गाजर, सलगम हमको लगाना चाहिए, या चुकंदर, एक एक बीज करके, वो ज्यादा बेटर होता है। या फिर जो लंबा लगाते हैं, जो जैसे 10 कनाल का खेत हुआ, तो क्या करते हैं हम, छट्टा लगा देते हैं। और लगाने के बाद हमारे पास एक रीजर आता है जो आलू को लगाने वाला होता है, रीज बनाने, 3-3 रो बनाने वाला। तो उसको चला देते हैं। उससे क्या करता है ना, वो ऐसे मेड़, तो बीज दब जाते हैं, उसमें बीज की मात्रा थोड़ी ज्यादा लग जाती है, लेकिन वो बीज कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में और वो जर्मिनेट कर जाता है। तो किसान आजकल ये भी फॉलो करते हैं। अदरवाइज कोशिश तो आदमी को एक लाइन में 3 मूली या 3 वो मतलब मेड़ जैसा चौड़ा है, उसके अनुसार आप लगा सकते हो। बढ़िया मूली बनेगा, क्वालिटी का बनेगा वो। हर समय मूली को मेड़ पे ही लगाना चाहिए, बीच वाले भाग में कुछ और लगा दो। जैसे फूल गोभी के साथ भी मूली लगती है, आलू के साथ भी मूली लगता है। तो फूल गोभी को एक किनारे, मेड़ है, मेड़ के एक किनारे लगाओ, बाकी जो पोर्शन बचा है, जब तक वो फूल गोभी थोड़ा बड़ा होगा तब तक आपका मूली चल पड़ेगा। हाँ जी सर। लहसुन पोला पड़ता है, आजकल पड़ जाता है बरसात के समय में। इस समय लहसुन पोला तभी पड़ता है जब इसके जड़ जब एक्टिव हो जाता है, इसकी जड़ें जो है ना वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव का मतलब वो वातावरण से मॉइस्चर लेने लगता है। जैसे मॉइस्चर लेने लगेगा उसमें लुंगे निकलने लगते हैं, और वो पोला पर जब उसको पानी सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो सूख जाएगा, तो वो पोला हो जाता है। इसका एक तो तरीका सिंपल है कि आपको लहसुन के पत्ते को नहीं काटना है। जब ये उखाड़ना है तो कच्चे स्टेज, थोड़ा सा हरा पत्ता हल्का रहे और नीचे लहसुन भी बन जाए, उसी स्टेज में उखाड़ लेना है और कच्चे में ही इसको बांध करके टांग देना है। जब तक ये तने के साथ लगा रहेगा, पत्ते के साथ लगा रहेगा, तब तक इसमें लुंगेपन की समस्या 5%, 2%, 4% आएगी। अगर उसको कहीं से भी काट देंगे, थोड़ा छोड़ के लोग काट करके देखते हैं, वो फिर लुंगना ही लुंगना है और चाहे उसमें पोला पड़ना ही पड़ना है। तो सबसे बेटर है कि लहसुन को हम स्टोरेज करते हैं, तो लहसुन को हम 10 किलो 5 किलो को इकट्ठे लेकर के रस्सी से बांध के, और टांगने वाला सिस्टम सबसे बेस्ट है। टांगने वाला जो हम डंडा लगा दो और डंडे में हुक बना दो और उसमें आप 10-10 किलो कर करके मजबूत से 10-10, 20-20 क्विंटल तक लहसुन को ऐसे ही लोग स्टोर करते हैं। या फिर कुआं बना के लहसुन को नीचे लकड़ी रख देते हैं, फट्टी, और उसके ऊपर लहसुन को बांध देते हैं 5-5, 4-4 किलो को, और फिर उसके जो गांठें हैं, जो पत्ते हैं, वो अंदर की तरफ रखते हैं और जो बल्ब है वो बाहर की तरफ, और ऐसे रखते जाते हैं। एक कुएं की तरफ बन जाता है, बीच में पूरा हवा जाता है, चारों तरफ से हवा आता है।
तो वो लहसुन नहीं सड़ेगा आपका। स्टोरेज करने के लिए ऐसे आप 100-200 क्विंटल भी लहसुन स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होगा। काटना कभी नहीं है, नहीं तो पोला पड़ेगा। या इसका कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, इसको प्याज की तरह ही रखना पड़ता है। इसमें चारों 6 तरफ से हवा आनी चाहिए, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों दिशाओं से। किसी भी दिशा से हवा ना आए ऐसी संभावना नहीं हो, तभी स्टोरेज कर सकते हैं आप लहसुन को। हाँ जी सर। फूल गोभी में काले रंग के दाग, हाँ, फूल गोभी में काले रंग का दाग तो नहीं, फूल पत्ते में कि आप फूल में? देखिए फूल एक ब्लैक रॉट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो बैक्टीरियल बीमारी है, ये एक्चुअली ना बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और इसमें फूल गोभी से ज्यादा ये बंद गोभी में लगता है। इसमें जो जड़ है, इसका जो पत्ते में देखोगे आप, पीलापन जो है ना वो वी आकार में बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे तिरछा करके। पूरा पत्ता पीला नहीं होगा, तो तिरछा पीला होगा, जिसको हम वी आकार में बोलते हैं, इस आकार में बढ़ेगा। और इसकी जड़ें जो हैं, जब तना उखाड़ के देखोगे तो उसमें रॉटिंग शुरू हो जाती है, कालापन आ जाएगा उसमें, और जो फूल है उसमें भी दाग आने शुरू हो जाते हैं। इसका कंट्रोल तो कुछ नहीं है, इसका कंट्रोल यही है कि बीज को उपचारित करके लगाना चाहिए। अगर आप पनीरी खुद लगा रहे हो तो बीज को 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे उंगली डालना है, जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सकते हैं, चाय के बराबर, जितने को आप चाय को पीते हैं। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, तो हम करीब 70 डिग्री 5 की टेम्परेचर पे हमको बीज को किसी कपड़े में बांध के उसमें डालना है, 15-20 मिनट तक डले रहना है, उसके बाद निकालना है, और फिर उस बीज को सुखा देना है। अब फिर उसके बाद उसकी बिजाई करनी है, अगले दिन या कुछ भी। तो ये बैक्टीरिया एक्चुअली ये बीज से ही आता है, तो कोशिश ये करनी है कि बीज को हॉट वाटर ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, उसको देने के बाद ही आपने इसको बिजाई करना है। आई बात समझ में? नर्सरी आपकी स्वस्थ होगी तो फूल आपका स्वस्थ होगा। नर्सरी में अगर ये बीमारी आ गई तो फूल में आने से कोई नहीं रोक सकता, किसी न किसी स्टेज पे ये बीमारी आएगी। हाँ जी बोलिए मैम। टमाटर, हाँ, टमाटर का इन्होंने कुछ बोला, समझा आपने? थोड़ा सा मेरे को समझ। हाँ, नहीं समझ गया। क्वेश्चन क्या है जो पूछ रहा हूं? पत्ते में छेद पड़ जाता है। पत्ते में छेद पड़ने के तो बहुत कारण हो सकते हैं। नॉर्मली जो हम टमाटर में लगता है वो एक्चुअली अर्ली ब्लाइट लगता है, ब्लाइट जिसको बोलते हैं, और ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। टमाटर जो भी टमाटर घर में भी लगाते हैं ना, छेद होने लगता है, कीड़े के द्वारा नहीं होता ये ब्लाइट के द्वारा। पीलापन, उसके चारों तरफ पीलापन थोड़ा सा होगा, अर्ली ब्लाइट आ जाती है। और ये हमारे खासकर टमाटर का पौधा पॉली हाउस में भी लगाते हैं, उसमें भी ये समस्या आती है। और इससे क्या होता है ना कि पौधे में थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि आप खाने वाला सोडा, ठीक है, 10 लीटर 5 लीटर पानी में 1 चम्मच खाने वाला सोडा, थोड़ा सा सिरका, कोई 1 ढक्कन, ठीक है, और थोड़ा सा गुड़, कोई 25-30 ग्राम, और इसको लेकर के आप मतलब रख दीजिए आप 1 दिन के लिए। और इसमें से 1 गिलास निकाल के और 2 लीटर 3 लीटर पानी मिलाकर के इसका स्प्रे कीजिए आप। कोई बीमारी आपके इसके टमाटर के पौधे में नहीं आएगी, कोई भी बीमारी। खाने वाला सोडा घर में मिलता है, गुड़ भी घर में होता है, और सिरका जो सफेद वाला होता है, व्हाइट सिरका जो होता है, व्हाइट विनेगर बोलते हैं, वो भी घर में मिल जाता है। ये तीनों चीज घर में है, और इसका लगातार 10-15 दिन पे स्प्रे करते रहो तो टमाटर में कोई बीमारी भी नहीं आएगी, कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ। धनिया में पीलापन तभी आएगा अगर उसमें उसके जड़ में पानी लगेगा। ज्यादा पानी लगाएंगे, इसलिए धनिया को हम सर्दियों में लगाते हैं नॉर्मली ना, बरसात वाले धनिया में खास करके आता है कि अगर पानी इसके जड़ में इकट्ठा होगा तो धनिया पानी बर्दाश्त नहीं करता है। आज मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैं डालूंगा इसमें, कि छायादार जगह अगर आपके पास घर के आसपास है तो क्या चीज लगाएं। उसमें धनिया दूसरे नंबर पे है। तो जो सबसे छायादार जगह जहां पर आपको धूप बहुत तेज नहीं आती है, वहां पर आप धनिया लगा सकते हो। दूसरी बात, आपने बोला ना पीलापन भी तभी आता है अगर कच्चा गोबर डाल देते हैं हम।
तब भी धनिया में पीलापन आ जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वो। तो गोबर की खाद भी अगर आप डालते हैं तो, और धनिये को कोशिश करना चाहिए कि मेड़ पे, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा मेड़ नहीं, थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारी में अगर आप लगाएं, जैसे हम लहसुन लगाते हैं तो लहसुन के चारों तरफ मेड़ पे हम लगाते हैं धनिया मोस्टली। और या फिर धनिया को अगर बीज के लिए लगा रहे हैं तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं लगाना है। धनिया को सबसे कम पसंद जो है वो पानी है, और सबसे ज़्यादा पसंद सूखा है। तो जितना सूखे में लगाएंगे उतना बढ़िया होगा। जितना उसके पौधे के पास सूखा रखेंगे, यूरिया वगैरह नहीं डालना इसमें कभी भी, और कच्चा गोबर कभी मत डालो आप। हाँ जी, सरसों में इस बार अभी जो तोरिया आप लगाएंगे ना, उसमें आता है ये अल्टरनेरिया, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेरिया। और ये बीमारी एक्चुअली आती है। तोरिया का भी पत्ता, जब आप तोरिया भी जो आप लगाने जाते हो खेत में, तो बेविस्टीन से ट्रीट करके लगाओ आप इसको। बेविस्टीन जो दवाई सबसे सस्ती फंजीसाइड है, उसको आप कोई प्लास्टिक में बीज डालो, 250 ग्राम तो बीज लगता है कनाल में, और उसमें आपने थोड़ा सा बेविस्टीन डाल दिया और उसको अच्छी तरह से थोड़ा हिलाया ताकि बीज के साथ चिपक जाए। फिर आपने उबासी नहीं लेना, सर मेरे को नींद आएगी फिर, ठीक है ना। फिर छट्टा लगाना आप उसको, सरसों को। आपका नंबर नहीं है, अभी खत्म हुआ है, ठीक है। तो उसको लगाते हैं, तो ये अल्टरनेरिया है, ये नहीं आएगा। और ये 60 दिन की क्रॉप के लिए तो सबसे बढ़िया रहता है। बाकी जो पत्ता छेद करता है, सरसों का पत्ता खासकर हम सर्दियों में लगाते हैं खाने के लिए, सरसों का साग, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, तो वो कीड़ा होता है। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, और उसके बाद आपका ये सब कुछ को, मिर्च, इस सबको पीस लो आप, और इसका स्प्रे मारते रहो आप। और थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो मैंने बोला, उसको डाल करके, और इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, और इसको छान करके थोड़ा थोड़ा मिलाया, स्प्रे करते रहो। तो बिल्कुल हैं आपके जो पत्ते होंगे बिल्कुल हरापन में रहेगा, कोई भी